प्रकाश की किरणें आसमान में बने विशाल ढांचे से नीचे की ओर फैल रही थी। जैसे किसी रोशनी के पिंजरे ने सभी मीरांस दल के योद्धाओं को उसमें कैद कर लिया हो। इस वक्त छोटू के पागलपन भरे इरादे सबके सामने साफ हो गए थे। उसने ये ठान लिया था कि मीरांस दल के एक भी शिष्य को नहीं बख्शेगा। जैसे ही सभी ने इस बात को समझा, अन्य 8 महान दलों के शिष्य भी मन ही मन कांप उठे। हर दल के ताकतवर योद्धा भी हल्के हल्के पीले पड़ गए। जाहिर था कि छोटू के इस खौफनाक इरादे ने उन्हें बुरी तरह डरा दिया था। हालांकि पहले के महान दलों की प्रतियोगिताओं में भी कुछ मौत और घायल होना आम था, पर किसी ने भी पूरी तरह से दूसरे दल का सफाया करने का नहीं सोचा था। यहाँ तक कि बुजुर्ग यमन ने भी बस 100 मीरांस दल के शिष्यों को ही मारा था, और उस समय का मीरांस राजा को भी उसने मार दिया था। लेकिन छोटू इस बार मीरांस दल के हर एक योद्धा का सफाया करने का इरादा रखता था। उसकी ये बेरहमी किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। पागल, ये बिल्कुल पागल हो गया है। अगर इसने सच में सभी मीरांस दल के शिष्यों को मार डाला तो मीरांस दल पागल हो जाएगा। आरव ने हल्के पीले चेहरे के साथ बुदबुदाया। तभी आरण्या की आवाज सुनाई दी। यावर दल के कई योद्धाओं की मौत मीरांस दल के हाथों हो चुकी है। आरण्या ने अपने होंठ काटते हुए कहा। पहले उसने देखा था कि यावर दल को किस हद तक मजबूर किया गया था, और वो जानती थी कि छोटू रिश्तों को बहुत मानता था। उसकी शख्सियत को देखते हुए उसने जब यावर दल के शिष्यों की मौत और चोटें देखी तो जाहिर था कि वो गुस्से में पागल हो जाएगा। गुस्से में पागल छोटू की रणनीति देखकर किसी की भी आत्मा कांप उठती। आरव चुप हो गया। फिर उसने एक लंबी सांस ली। दोनों दलों के बीच की दुश्मनी अब कभी खत्म नहीं हो सकती थी। मीरांस दल ने शुरू से ही यावर दल को खत्म करने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस बार के यावर दल के योद्धाओं में छोटू जैसा खूंखार योद्धा भी होगा। महान दलों की टक्कर के दौरान किसी भी लड़ाई का पीछा नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर छोटू सच में अपने इरादों को अंजाम देता है तो यावर दल और मीरांस दल के बीच की संबंध पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। आरण्या ने धीरे से कहा। पिछले महान दलों की टक्कर में भी कई यावर दल के योद्धा मीरांस दल के हाथों मारे गए थे। ये नहीं कि यह कर्ज चुकाए नहीं जाएंगे, बस समय सही नहीं था। अब शायद ये समय आ गया है कि वो अपने कर्ज चुकाए। आरण्या ने दूर खड़े उस दुबले पतले नौजवान को देखा जिसके चेहरे पर एक खौफनाक बेरहमी चमक रही थी। छोटू तबाह हो चुके पहाड़ पर खड़ा था और उसके होंठों के कोनों में एक खौफनाक मुस्कान थी। उसका चेहरा एक उलझन भरी मुस्कान के साथ चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़का सच में पूर्वी क्षेत्र को उलट पुलट करने का इरादा रखता हो। ऐसा मूर्ख जो अपनी सीमाओं को नहीं जानता मेरे मीरांस दल के किसी भी योद्धा को नहीं बख्शेगा। आसमान में यासीन का चेहरा बेहद भयानक हो गया। उसने छोटू की तरफ देखते हुए बेहद नफरत से चिल्लाया, सभी मीरांस दल के योद्धा एक साथ आ जाओ। यासीन ने मीरांस दल के योद्धाओं की ओर देखकर गुस्से में चिल्लाया। तभी मीरांस दल के सभी योद्धा ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही मीरांस दल के योद्धाओं ने यासीन की बात सुनी, उन्होंने एकजुट होकर जवाब दिया, हम समझ गए। उनकी आंखों में दृढ़ और गंभीर चमक चमक उठी और उन्होंने छोटू की ओर देखा। फिर उन्होंने तुरंत फॉर्मेशन बनाना शुरू किया। एक ही पल में सैलाब की तरह शक्तिशाली ताकतें फैलने लगी। देखता हूं कि आज तुम हमारा क्या कर सकते हो। लोमान ने गठन के बीच में खड़े होकर छोटू को खौफनाक नजरों से घूरा और जानलेवा हंसी के साथ कहा, ध्रुव रायजादा, यहाँ अपना घमंड दिखा लो। जब हम शैतानी क्षेत्र से बाहर निकलेंगे तो तुम्हें पूर्वी क्षेत्र में दिखाई देने से पहले सोचना होगा। हमारे मीरांस दल के बुजुर्ग को तुमसे टकराने में बहुत दिलचस्पी होगी। तभी एक और रौद्र आवाज गूंज उठी, यावर दल के योद्धाओं एक साथ आ जाओ और गठन बनाओ। यावर दल की ओर से नीरजा ने दृढ़ता से चिल्लाया। यावर दल के योद्धा नीरजा की पुकार सुनकर एक साथ जवाब देते हुए गठन बनाने लगे। तभी छोटू ने उन्हें रोकते हुए अपने हाथ ऊपर नीचे हिलाए और एक आवाज सुनाई दी, ये गठन तोड़ने के लिए मुझे यावर दल के योद्धाओं को परेशान करने की जरूरत नहीं है। इसे तो मैं अकेला ही खत्म करूंगा। तुम? नीरजा ने गहरी सांस ली और आंखें सिकोड़ ली। क्या ध्रुव सच में अकेले ही मीरांस दल के सभी ताकतवर योद्धाओं से लड़ने का इरादा रखता था? दीदी, उस पर भरोसा करो। तभी जरीना
अपनी बहन का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, क्या तुम भी उसे यूं ही घायल होते देखोगी? नीरजा ने गुस्से से कहा। मैं बस उस पर भरोसा करती हूँ, जरीना ने मुस्कुराकर बोली। नीरजा ने जरीना की ओर देखा और धीरे धीरे एक गहरी सांस लेकर शांत हो गई। शायद अब यही उनके पास आखिरी रास्ता था। छोटू की रोशनी की कैद के अंदर यासीन ने मीरांस दल के योद्धाओं द्वारा बनाई गई गठन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी और वो धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा। उसने छोटू की ओर क्रूरता से देखते हुए कहा, ध्रुव, जैसे तुमने कहा, मैं भी तुम्हें बता दूंगा कि यावर दल का कोई भी योद्धा यहां से नहीं बच पाएगा। क्या सच में? छोटू ने एक शैतानी मुस्कान के साथ ऊपर उठते हुए कहा और फिर से उस विशाल रोशनी की संरचना के अंदर घुस गया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये बकवास संरचना मेरे मीरांस दल के इतने सारे योद्धाओं के हमले को रोक पाएगा। यासीन ने हाथों की सील बदली और तुरंत ही मीरांस दल की संरचना से विशाल रोशनी फूट पड़ी। मीरांस दल की शक्ति इकट्ठा होकर आसमान में 1000 फीट लंबी रोशनी की शेर में बदल गई। वो शेर जोर से गरजा और उसके सामने से जमीन फटने लगी और दरारें चारों ओर फैल गई। अब देखता हूं मैं तुम्हारी इस बनावट को कैसे तोड़ता हूं। यासीन के चेहरे पर एक गहरी काली छाया थी। उसने अचानक अपनी बाहें झटकी और वो विशालकाय रोशनी का शेर तेजी से दौड़ते हुए रोशनी की बनावट में जा टकराया। हमला इतना खौफनाक था कि वहां खड़े कई लोगों के पैर कांपने लगे। यहाँ तक कि परमजीवी रैंक के शुरुआती भी इस हमले से दूर हो गए। छोटू ने ऊपर से नीचे की ओर देखा जहां वो शेर उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपनी पतली उंगलियों से एक प्राचीन पत्थर की मोती बाहर निकाली। ये मोती भी शून्य पाषाण पत्थर का तोहफा था जिसे छोटू ने अब तक कभी इस्तेमाल नहीं किया था, पर आज उसके पास इसे इस्तेमाल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। छोटू ने अपने हाथ में शून्य मोती की ओर देखा, फिर उसने जोर से उसे फेंक दिया और वो मोती एक भूरे रंग के चमक में बदलकर शेर की ओर बढ़ने लगी। वो भूरे रंग की चमक बेहद आम लग रही थी, जैसे कोई जुगनू चमक रही हो, लेकिन ये बिना रुके शेर की ओर बढ़ती रही और सबकी नजरों के सामने जाकर शेर से टकरा गई। टकराते ही एक जोरदार धमाका हुआ। सभी ने देखा कि उस मोती से शून्य शक्ति फैलने लगी। शून्य शक्ति के असर से मीरांस दल के योद्धाओं द्वारा बना शेर धीरे धीरे कमजोर होने लगा और गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? यासीन और उसके साथी इस नज़ारे को देखकर दंग रह गए। उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पूरे दल की मिलीजुली ताकत को छोटू ने इतनी अजीब तरीके से कैसे खत्म कर दिया। सावधान! यासीन ने ऊपर की ओर देखते ही तेजी से चिल्लाया। उसने आसमान से उतरती हुई एक भूरे चमक को देखा जो मीरांस दल की गठन पर जा गिरी। जैसे ही उसने सावधान कहा, मोती में दरारें पड़ने लगी। जल्द ही उसने उस मोती से निकलती एक बेहद खौफनाक शक्ति को महसूस किया जो हर चीज को नष्ट करने की ताकत रखती थी। इस दौरान पूरे आसमान में हलचल मच गई। मीरांस दल के सैकड़ों योद्धा द्वारा बनाई गई बनावट गिरने के कगार पर आ गई थी। छोटू ने आसमान में खड़े होकर एक ठंडी नजर से नीचे की ओर देखा। उसका धीमा आवाज पूरे इलाके में गूंज उठा। तबाही की उस शक्ति ने अपनी चरम सीमा को छू लिया और छोटू की आवाज के साथ ही मीरांस दल की गठन पर दरारें पड़ने लगी। आखिरकार सभी की हैरान आंखों के सामने वो गठन पूरी तरह से एक धमाके के साथ चकनाचूर हो गया, जिसके साथ ही मीरांस दल की आखिरी रक्षा ही ढह चुकी थी। जोरदार धमाका हुआ जिससे धरती हिल गई। मीरांस दल के योद्धाओं की रक्षा करने वाली गठन एक तेज धमाके के साथ फट गई। अचानक ही बेहद हिंसक ऊर्जा उन्मत्त धारा की तरह बहने लगी। गठन के टूटते ही उन्मादी ऊर्जा चारों ओर फैलने लगी। अपने आखिरी सुरक्षा कवच के टूटने के साथ ही मीरांस दल के सभी योद्धाओं के चेहरे डर से पीले पड़ गए और उनके मुंहों से ताजा खून निकलने लगा। पूरे मीरांस दल के खेमे में भगदड़ मच गई। कुछ देर तक तबाही मचाने के बाद वो हिंसक ऊर्जा धीरे धीरे बिखरने लगी। हर कोई तुरंत मीरांस दल के खेमे की ओर देखने लगा जो अब पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था। वहां खड़े कई योद्धाओं के चेहरे पर डर और हैरानी का भाव था।